गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है रेक्टिफायर, दिष्टकारी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर इससे एक क्वेश्चन यूपी बोर्ड में या फिर सीबीएसई बोर्ड है तो सीबीएसई बोर्ड में भी इससे एक क्वेश्चन बनता है क्या रेक्टिफायर क्या काम करता है, दिष्टकारी का काम क्या है। देखिए दो चीजें होती हैं। आपने करंट को पढ़ा कि भाई एसी अल्टरनेटिव करंट और एक डीसी डायरेक्ट करंट। एसी करंट जो करंट की वैल्यू वोल्टेज कह लो आप या करंट कह लो, टाइम के साथ साइनूसॉइडली बदलती है, ज्यावक्रीय रूप से जो बदलती है वो आपकी एसी होती है। और डीसी की बात करें तो डीसी जो है टाइम के साथ कांस्टेंट रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। रेक्टिफायर क्या है, दिष्टकारी क्या चीज है? ये एक ऐसा उपकरण है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। मान लीजिए आपके पास एसी है और आपको डीसी की जरूरत पड़ रही है, तो आप उसका रेक्टिफायर करके, यानी रेक्टिफायर का काम हो गया एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा। बड़ा सिंपल सा आप ध्यान रख सकते हो, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है। प्रत्यावर्ती धारा को धारा या वोल्टता भी कह सकते हो। प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता को किसमें बदलता है? दिष्ट धारा या वोल्टता में। ये रेक्टिफायर का काम है। अब बात आती है कि भाई रेक्टिफायर किस तरह से यूज होगा या फिर एग्जाम में क्वेश्चन इस पर कैसा आएगा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये करता क्या है, तो वो आप समझ गए कि ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। दूसरी बात कि भाई रेक्टिफायर के रूप में यूज किसका कर रहे हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जिनका यूज रेक्टिफिकेशन में किया जाता हो, लेकिन यहां हम पढ़ रहे हैं पीएन जंक्शन डायोड, यानी हम पीएन जंक्शन की बात कर रहे हैं, पीएन संधि की बात कर रहे हैं, यानी आप पीएन संधि को दिष्टकारी की तरह यूज कर रहे हैं। पीएन जंक्शन डायोड एज एन रेक्टिफायर, पीएन संधि दिष्टकारी के रूप में, दिष्टकारी के रूप में। मतलब आप पीएन संधि से एसी करंट को डीसी करंट में बदलने का काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान दीजिए भाई इसका प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, इसका सिद्धांत क्या होना चाहिए। सिद्धांत बड़ा क्लियर है। आपने दो चीजें पढ़ी, एक पीएन संधि को आपने फॉरवर्ड बायस में, एक रिवर्स बायस में। आप उसको एक तो अग्र अभिनत, एक पश्च अभिनत या उत्क्रम अभिनत में कनेक्ट कर सकते हो सर्किट में। जैसे मान लीजिए आप इसको ऐसे ले रहे हो, ये पीएन संधि है, ये पीएन जंक्शन है और आपने इसको बैटरी के साथ फॉरवर्ड बायस कर दिया प्लस माइनस। ये पी होता है, ये एन होता है, पी को प्लस से एन को माइनस से, ये हो गया अग्र अभिनत। अगर आप इसी को ऐसे करके कहें कि भाई ये पी है, ये एन है, और आपने बैटरी की नेगेटिव और प्लस से जोड़ते हुए आपने इस तरह लगा दिया माइनस प्लस पी एन, ये हो गया पश्च अभिनत या उत्क्रम अभिनत। दोनों का क्या मैटर था? जब आप उसको अग्र अभिनत में करते थे तो जो पीएन जंक्शन बनती थी उसकी थिकनेस कम हो जाती थी और रेजिस्टेंस कम हो जाता है, यानी इस केस में प्रतिरोध कम, प्रतिरोध कम, और प्रतिरोध कम होता है तो वो धारा को पास होने देता है, विद्युत धारा उसमें से होकर के निकल जाती है। लेकिन इस केस में प्रतिरोध उच्च, मान लो अनंत हो गया, प्रतिरोध उच्च हो गया, तो रिवर्स बायस में क्या होता था? रिवर्स बायस में बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण कोई धारा प्रवाहित नहीं होती थी, क्योंकि बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या करते थे? जंक्शन से दूर जाते थे, इसलिए उसका प्रतिरोध उच्च होता तथा एक तरह से इनफाइनाइट हो जाता था। इसका मतलब इस केस में तो धारा प्रवाहित होगी, यानी इसमें से होकर के धारा इसमें प्रवाहित होगी। आप ऐसे दिखा सकते हो, इसमें से होकर करंट जाएगी, यानी धारा प्रवाहित होगी, प्रवाहित,
होगी, लेकिन इस केस में धारा प्रवाहित नहीं होगी, कोई धारा इसमें से होकर के नहीं जाएगी, धारा प्रवाहित नहीं होगी। समझ गए ना? बस यही प्रिंसिपल है। यानी अगर आप इसका सिद्धांत लिखना चाहते हो दिष्टकरण के लिए तो सिंपल सा पीएन संधि को हम दिष्टकारी के रूप में यूज कर रहे हैं, और प्रिंसिपल क्या है कि अगर हमारी पीएन संधि अग्राविनत होगी तब तो विद्युत धारा उसमें से होकर चली जाएगी, और अगर पश्चाविनत होगी तो विद्युत धारा उसमें से होकर के नहीं जाएगी। केवल और केवल 2 लाइन का काम है पूरे टॉपिक को समझने के लिए, और वही यही प्रिंसिपल जो ये सिद्धांत जो बस यही है समझने वाला। बाकी चीज तो जैसे जैसे आप फिगर बना रहे हो उसमें जो दिख रहा है बस उसको लिखते चले जाइए। अब सिद्धांत के बाद क्या होता है, पीएन संधि दिष्टकारी के रूप में है, लेकिन इसको 2 तरीके से यूज करते हैं। पहला, पीएन संधि अर्धतरंग दिष्टकारी के रूप में, हाफ वेव रेक्टिफायर। पीएन संधि अर्धतरंग दिष्टकारी के रूप में, हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर, एक है हाफ वेव रेक्टिफायर। तो अभी हम बात कर रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर की। दूसरा क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर, पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। तो पहले हम अर्ध तरंग दिष्टकारी की बात करते हैं। सबसे एक ध्यान रखने वाली बात और क्या है, इसमें हम यूज करते हैं ट्रांसफार्मर का। मान लीजिए ट्रांसफार्मर आप जानते हैं, ये आपने एक प्राइमरी कॉइल ले ली और जो इनपुट था, इनपुट का मतलब जो एसी आपने दिया, भाई ये एसी सिग्नल है, ये एसी है, निवेशी बोल सकते हो आप इसको। निवेशी होता है, एक निर्गत होता है। तो निवेशी में आपने क्या लगा दिया, उस एसी को लगा दिया जिसे आप डीसी में कन्वर्ट करना चाहते थे। ये क्या हो गई सर, ये कोर हो गई जो सॉफ्ट आयरन कोर को शो करती है, और इसके बाद ये हो गई आपकी सेकेंडरी कॉइल। रही बात नंबर ऑफ टर्न्स की कि किसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा ले या कम ले, वो डिपेंड करता है ट्रांसफार्मर पर। अगर आप स्टेप अप की बात कर रहे हैं, ऊंचाई की बात कर रहे हैं, कम वोल्टेज को ज्यादा करना चाहते हो तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे, और अगर आप उल्टा करना चाहते हो, ज्यादा को कम करना चाहते हो तो इसमें फिर ज्यादा होंगे और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे। वो आप ट्रांसफार्मर में पढ़ चुके हो उस बात को। तो अब बस करना क्या है, अब यहां पर आपको एक पीएन जंक्शन लगा देना है। ये आपने एक पीएन जंक्शन लगा दिया, और पीएन जंक्शन लगाने के बाद ये आप सर्किट बना दिया पूरा, और यहीं पर आपने एक प्रतिरोध लगा दिया है जिसे आप लोड रेजिस्टेंस कह सकते हैं, और उसी प्रतिरोध के सिरों पे आपको क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा, निर्गत वोल्टेज मिल जाएगी। निर्गत वोल्टता आपको यहां पर प्राप्त हो जाएगी। RM कह सकते हो आप इसको, लोड रेजिस्टेंस। ये P है, ये N है, ये पीएन संधि लगा दी आपने। क्लियर? तो अब जैसे मान लो क्वेश्चन आता है कि भाई पीएन संधि डायोड को अर्धतरंग दिष्टकारी के रूप में यूज करने का चित्र वर्णन कीजिए, चित्र बना करके उसका वर्णन करो और तरंग रूपों को भी दिखाइए। क्वेश्चन इस तरीके से आता है तो आप उसका सिद्धांत बताते हुए इस बात को क्लियर कर दोगे। सिद्धांत में क्या लिखोगे आप, सिद्धांत में लिखोगे जब पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत होता है तो संधि का प्रतिरोध बहुत कम होता है और करंट उसमें से आसानी से पास हो जाती है। लेकिन अगर पीएन संधि डायोड पश्चाभिनत होता है, उत्क्रम अभिनत होता है, रिवर्स बायस होता है, तो उसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, उच्च होता है, अनंत होता है, और उसमें से होकर के करंट प्रवाहित नहीं होती। क्लियर? इसके बाद अब आप अर्धतरंग दिष्टकारी के रूप में चित्र के बारे में दिखा दोगे कि पीएन संधि डायोड को अर्धतरंग दिष्टकारी के रूप में यूज करने का चित्र जो है वो दिखाया गया है। इस चित्र में बता दोगे भाई ये क्या है, इसमें एक P1 P2 प्राइमरी कॉइल है और S1 S2 सेकेंडरी कॉइल है, बीच में लोहे की सॉफ्ट आयरन कोर लगी हुई है, और इसी सेकेंडरी परिपथ में चित्र के अनुसार हमने एक पीएन संधि डायोड को जोड़ दिया है और एक
लोड रेजिस्टेंस RL लगा हुआ है। जब प्राइमरी कुंडली में हम AC निवेशी, AC का मतलब है जिस AC को हमें बदलना था, जिसे DC में कन्वर्ट करना चाहते थे, तो जिस प्रत्यावर्ती धारा को हमें दिष्ट धारा में बदलना होता है उसे प्राइमरी परिपथ में जोड़ देते हैं, और लोड रेजिस्टेंस के सिरों पर हमें निर्गत DC वोल्टता, यहां पर जो करंट प्राप्त होगी वो कैसी हो जाएगी, आपको डायरेक्ट करंट प्राप्त हो जाएगी। बस ये चीज आपको दिखानी है। अब बात आती है क्रियाविधि की, वर्किंग। बड़ा सिंपल सा और छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, केवल फिगर आपके दिमाग में रहना चाहिए और प्रिंसिपल आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो जैसे ही अब वर्किंग की बात करते हैं, सपोज करिए, क्योंकि AC का मतलब होता है भाई, सिंपल सी सिचुएशन ये देखिए, ये तरंग रूप है, ये तरंग है, वेव फॉर्म, तरंग रूप। AC का तरंग रूप आप जानते हो, ये AC का तरंग रूप होता है, ये AC का तरंग रूप है। टाइम के साथ आप इसको दिखा रहे हैं, वोल्ट तक मान लीजिए या करंट मान लो, ये मान लो V है, V और I कह सकते हो, और इधर टाइम है, ये दिखाया गया है। तो मैं पहले आधे साइकिल की बात करूं और फिर नीचे वाले आधे साइकिल की बात करूं। तो पहले आधे साइकिल के लिए ऐसे ही लिखोगे जैसे मैं बोल रहा हूं, आप बताओगे चित्र के अनुसार। माना पहले आधे साइकिल के लिए P1 जो है वो नेगेटिव है और P2 जो है वो पॉजिटिव है। P1 नेगेटिव है और P2 पॉजिटिव है। लेकिन हमारा ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर काम करता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। तो अन्योन्य प्रेरण के आधार पर भाई, अन्योन्य प्रेरण क्या होता है कि अगर पास में कोई कुंडली रख देंगे तो उससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और उसमें भी एक विद्युत वाहक बल प्रवाहित हो जाएगा और विद्युत धारा बहने लग जाएगी। यही तो है ना। तो अब हम ये कह रहे हैं ये माइनस पर है और ये प्लस पर है, तो अन्योन्य प्रेरण के कारण इसमें भी एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, लेकिन ये वाला सिरा अब क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और ये वाला सिरा माइनस हो जाता है। अन्योन्य प्रेरण में क्या होता था कि वो उस कारण का विरोध करता है जिससे उत्पन्न होता है, इसलिए साइन आपने बदलते हुए दिखा दिए। तो ये प्लस हो जाता है और ये माइनस हो जाता है। बस यही है एक लाइन समझने की। अब ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो P किससे जुड़ गया, प्लस से, और N किससे जुड़ गया, माइनस से। तो हमारा PN संधि डायोड कैसा हो गया, अग्र अभिनत। इस स्थिति में आप बता सकते हो कि PN संधि डायोड अग्र अभिनत हो जाता है, और जब अग्र अभिनत हो जाएगा तो इसमें से होकर के करंट फ्लो हो जाएगी और लोड रेजिस्टेंस में करंट प्रवाहित हो जाती है। यानी अगर अब आप, ये तो इनपुट की बात कर रहे थे, इनपुट यानी निवेशी, और निर्गत वेव फॉर्म को दिखाना चाहो तो यहीं पे आपको निर्गत वेव फॉर्म को दिखाना है, यहीं पे आउटपुट को दिखाना है, आउटपुट। तो पहले आधे चक्कर के लिए अगर आप बात करें, थोड़ा सा लाइन खींच लेना जिससे गलती होने का चांस न रहे, ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है ना। तो पहले आधे चक्कर के लिए क्या हुआ, पहले आधे चक्कर के लिए आपको इसमें करंट मिल गई, तो अब ये आधा चक्कर था तो करंट आउटपुट भी तुम्हें इसी प्रकार का मिल गया, ये आउटपुट हो गया। अब नेक्स्ट हाफ साइकिल, अब मैं दूसरा फिगर नहीं बना रहा हूं, उसी में उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। अगले चक्कर के लिए क्या होगा, अब की बार ये वाला सिरा प्लस हो जाएगा और ये वाला सिरा माइनस, और अन्योन्य प्रेरण की वजह से अब की बार ये उल्टा हो गया, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। अब ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो अब की बार P माइनस से जुड़ गया और N प्लस से, इसका मतलब अब ये उत्क्रम अभिनत हो गया, रिवर्स बायस हो गया। और आप जानते हो रिवर्स बायस में करंट प्रवाहित नहीं होती, इसलिए अब इसमें कोई करंट प्राप्त नहीं होगी, लोड रेजिस्टेंस में तुम्हें आउटपुट नहीं मिलेगा। तो ये जो नीचे वाला साइकिल है इसके लिए अब यहां कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन फिर से दोबारा से अब ऊपर वाला साइकिल आएगा। जब ये ऊपर वाला साइकिल आ जाएगा तो फिर से ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और फिर से विद्युत धारा जाएगी, तो फिर से ऊपर वाला साइकिल आपको प्राप्त हो जाएगा ऐसे करके। नीचे वाला जब आएगा तो फिर से साइन बदल जाएंगे, फिर से ये रिवर्स बायस हो जाएगा, फिर से कोई आउटपुट नहीं प्राप्त होगा तो नीचे का फिर कट जाएगा। तो इस तरीके से क्या देखोगे आप, अगर आप पूरे वेवफॉर्म को बनाओ, इसको बहुत बड़ा बना करके दिखाओ, ऐसे करके, ऐसे करके दिखा रहे हो, तो क्या देखोगे कि आउटपुट जो बनता है उसमें ऊपर वाला साइकिल तो बच जाता है, नीचे का कट जाता है। तो इस तरीके से आप उसको दिखा करके ऐसे करके दिखाओगे, जैसे कि उसमें दो दिखाई लेकिन मैंने इसमें थोड़ा ज्यादा दिखा दिए। तो इस तरीके से आपको धारा रुक रुक करके प्राप्त होगी, यानी धारा की दिशा रुक गई, जो विपरीत दिशा में जाते थे वो दिशा नहीं रही। हालांकि आप कहेंगे सर अब ये डीसी बन गया क्या, ये पूरी तरह से डीसी नहीं बना, बल्कि ये फ्लक्चुएशंस हैं, लेकिन दिशा यूनिडायरेक्शनल हो गया। ये
एक दिशा में हो गई है धारा, अब धारा दूसरी दिशा में प्रवाहित नहीं हुई। इसी को कहते हैं पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग निष्क्रियकारी के रूप में। लेकिन इसका बहुत ज्यादा हम यूज इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि इसमें नीचे वाले साइकिल कट जाते हैं तो धारा रुक रुक करके बहती है, जो आउटपुट हमें प्राप्त होता है वो रुक रुक करके प्राप्त होता है, इसलिए इसका यूज प्रैक्टिकली इसका यूज नहीं किया जाता। समझ गए? बस इतना ही है अर्ध तरंग निष्क्रियकारी के रूप में। तो कितना आसान है, केवल प्रिंसिपल की बात है कि अगर फॉरवर्ड बायस को जाने दे रहा है और रिवर्स बायस तो करंट को नहीं जाने दे रहा। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, और वो है फुल वेव रेक्टिफायर, पूर्ण तरंग निष्क्रियकारी। सिद्धांत वही है, सिद्धांत नहीं बदलेगा, सिद्धांत वही आप लिखोगे जो है। पीएन संधि डायोड, पीएन संधि पूर्ण तरंग निष्क्रियकारी फुल वेव रेक्टिफायर, तरंग निष्क्रियकारी के रूप में, पीएन संधि पूर्ण तरंग निष्क्रियकारी के रूप में फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। देखिए बस अब फुल वेव रेक्टिफायर में आपको क्या ध्यान देना है कि ये जो नीचे वाले साइकिल कट गए थे, हाफ वेव रेक्टिफायर में जो नीचे वाले साइकिल कट गए थे उनका और अगर यूज हो जाए तो काम बच जाएगा। इसके लिए क्या टेक्निक करते हैं, हम एक डायोड ले लेते बल्कि दो डायोड लेते हैं की बात। तो हमने क्या किया, फिर से चित्र बना लिया उसी तरीके का, एक ट्रांसफार्मर ले लिया, तो चित्र बना करके आपने एसी इनपुट इसमें लगा दिया और ये हो गया आपका सा प्राइमरी कॉइल, ये हो गई आपकी सेकेंडरी कॉइल। लेकिन अब की बार आपने एक डायोड तो लगाया यहां पर और एक डायोड लगाया आपने यहां पर और इनको मिला दिया इस तरीके से। अब लोड रेजिस्टेंस हम इधर नहीं लगा रहे बल्कि लोड रेजिस्टेंस के लिए हमने उसको सेंटर टेप कर दिया, यानी यहां से जोड़ दिया इस जगह से, ये लगा दिया आपने RL। अब आपको जो मान लो नाम दे रहे हो आप इसको A और इसको B, तो ए बी लोड रेजिस्टेंस के बीच में अब आपको जो आउटपुट मिल रहा है वो इनके बीच में मिल रहा है, निर्गत आउटपुट इनके बीच में मिल रहा है आपको आउटपुट। भाई आउटपुट तो लोड रेजिस्टेंस में तो मिलेगा, तो यहां मिलता है इस, ये P होता है, ये N होता है, इसका नाम दे दिया D1, ये इसका P और N और इसका नाम दे दिया D2, यानी दो डायोड आपने नाम दे दिया। इधर आप ये जानते हो प्राइमरी कॉइल के लिए P1 P2 और ये S1 और S2। वेव फॉर्म की बात करूं मैं अगर, तो वेव फॉर्म चलिए यहां बना लेते हैं। ये मान लो वेव फॉर्म हो गई, तरंग रूप हो गया, ये तरंग रूप हो गया। V और I, और ये कौन सा है, निवेशी, निवेशी का मतलब इनपुट, और आउटपुट के लिए इसी जगह पे आउटपुट के लिए बना देना, ये आउटपुट के लिए बना रहे हो आप इसको निर्गत आउटपुट। अब क्या करना है, फिर से बिल्कुल सिंपल तरीका, मान लो अब कार्यविधि लिखोगे तुम, बाकी सारी चीजें तो सेम है। चित्र के लिए अगर चित्र का वर्णन करोगे तो बता दोगे कि पीएन संधि डायोड को पूर्ण तरंग निष्क्रियकारी के रूप में यूज करने का चित्र दिखाया गया है। परिपथ जो है वो चित्र में दिखाया गया है। इसमें क्या है, एक ट्रांसफार्मर लिया गया है जिसकी प्राइमरी कॉइल P1 P2 और सेकेंडरी कॉइल S1 S2 है, और बीच में आयरन कोर और लगा दो भाई, ये आयरन कोर हो गई, बीच में आयरन कोर लगी हुई है, और निवेशी को आपने ये निवेशी लगा दिया, निवेशी AC लगा दिया, और यहां आउटपुट जो मिलेगा वो आपको DC के फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो अब मान लिया फिर से वही, माना अब कार्यविधि की बात कर रहे हैं, माना पहले आधे चक्कर के लिए P1 माइनस होता है
और P2 प्लस होता है। तो ड्यू टू इंडक्शन S1 जो है वो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब ध्यान देना, ये बीच में और जुड़ा हुआ है ऐसे करके, इसका मतलब ये प्लस ये माइनस, यानी ये हाई पोटेंशियल ये लो पोटेंशियल, तो बीच वाला जो होगा वो बीच में कहीं पोटेंशियल होगा। समझ गया ना? इसका मतलब इस केस में P किससे हो गया? प्लस से, N माइनस से, और इस वाले के लिए D2 के लिए P किससे हो गया? माइनस से। तो साफ दिख रहा है आपको कि D1 जो डायोड है वो तो हो गया फॉरवर्ड बायस अग्रविनत, और D2 हो गया पश्चिमविनत। इसका मतलब इसमें से होकर के तो करंट चली जाएगी, लेकिन इसमें से होकर के करंट नहीं जाएगी। ये एक तरह से ओपन सर्किट की तरह काम करता है, करंट को नहीं जाने देता, इसका प्रतिरोध उच्च हो जाएगा। करंट यहां से आएगी तो किधर चली जाएगी? इधर चली जाएगी। और देखो आउटपुट में जो करंट की डायरेक्शन है वो किधर है? ए से बी की तरफ। इसका मतलब पहले हाफ साइकिल के लिए आपको जो आउटपुट मिलेगा वो इस तरीके से मिल जाएगा। अब नेक्स्ट बात करें, अब अगले हाफ साइकिल में क्या होने वाला है भाई? अगले हाफ साइकिल में ये तो हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो ये तो हो गया माइनस और ये हो गया प्लस। अब क्या हुआ? D1 तो हो गया रिवर्स बायस और D2 हो गया फॉरवर्ड बायस, यानी नीचे के हाफ साइकिल की बात की जा रही है ये। तो नीचे के हाफ साइकिल के लिए ये फॉरवर्ड बायस हो गया, तो करंट अब इसमें से ऐसे जाएगी, उसमें करंट नहीं आएगी, और ये करंट फिर से इधर आ जाएगी। तो देखिए फिर से डायरेक्शन किधर आ गई? ए से बी की तरफ, अपोजिट नहीं हुई डायरेक्शन। तो अब अगला जो साइकिल मिलेगा वो आपको ऐसे मिलेगा, फिर अगला आ जाएगा, फिर से ये चिन्ह बदल जाएंगे, ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ये रिवर्स बायस हो जाएगा, तो फिर से आपको आउटपुट ऐसे मिल जाएगा। ये वाले के लिए ये वाला फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ये रिवर्स बायस हो जाएगा, आउटपुट फिर ऐसे मिल जाएगा। तो इस तरह से आप क्या लिखोगे कि भाई करंट लगातार फ्लो हो रही है और वो भी यूनि डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि इसने एसी को डीसी में बदल दिया। हालांकि ये पूरी तरह से डीसी नहीं होता है, बल्कि ये क्या है? ये एसी प्लस डीसी है, ये रिपल्स है, फ्लक्चुएशंस है ये। अगर आप इन फ्लक्चुएशंस को भी बदलना चाहते हो, उनको भी चेंज, हालांकि आपके एग्जाम में जो आता है वो इतना ही पूछा जाता है, पर फिर भी फ्लक्चुएशंस को आप खत्म करके प्योर डीसी लाना चाहते हो तो उसके लिए यूज किया जाता है फिल्टर सर्किट का। फिल्टर सर्किट का यूज किया जाता है उसके लिए, और फिल्टर सर्किट के रूप में कई चीजें यूज करते हैं, लेकिन हम एक हाई कैपेसिटर को, हाई कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर को लेकर के चले, संधारित्र को लेकर के चले, तो उसको भी फिल्टर सर्किट के रूप में यूज कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका इससे ही बनना है। फिल्टर सर्किट को समझना चाहते हो तो मैं समझा देता हूं। मान लीजिए आपने एक रेक्टिफायर ले लिया, ये है दिष्टकारी, और यहां पर जो करंट थी वो एसी लगाई गई थी। अब इससे जब बाहर निकल के आएगी तो वो कैसी करंट आएगी? डीसी करंट आएगी। अब डीसी करंट के लिए आपने लगा दिया यहां पर एक कैपेसिटर, यानी यहां से जो करंट आ रही है वो एसी प्लस डीसी है, यानी रिपल्स है वो। लेकिन कैपेसिटर लगा दिया, और कैपेसिटर भी कैसा है? हाई कैपेसिटेंस वाला। तो अब अगर मैं उसके लिए एक्सी की बात करूं तो एक्सी होता है 1/ओमेगा-c, या आप कह सकते हो 1/2πfc। अब एक बात बताइए भाई, अगर मैं डीसी के लिए कहूं फॉर डीसी, तो डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी होती है 0, तो फ्रीक्वेंसी 0 होगी तो एक्सी की वैल्यू हो जाएगी अनंत। इसका मतलब ये हुआ डीसी करंट इस कैपेसिटर की साइड में बिल्कुल भी नहीं जाएगी। समझ गए ना? यानी ये डीसी करंट को रोक देगा, डीसी इधर नहीं जाएगी। फिर क्या हो जाएगा? एसी के लिए सी हाई है, सी आप कह रहे हो बहुत हाई है, सी हाई हो जाएगा तो एक्सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्सी हो जाएगा कम। यानी ये एसी को रोक तो रहा है लेकिन कम रोक रहा है, तो ज्यादातर एसी क्या होगी? इसमें से होकर के चली जाएगी, ऐसे करके एसी इसमें चली गई, और आगे की तरफ आपने लगा दिया एक लोड रेजिस्टेंस आरएल, तो डीसी किधर चला जाएगा? डीसी आगे चला जाएगा, यानी यहां पर आपको आउटपुट के रूप में डीसी करंट मिल जाएगी। तो इस तरीके से एक आप हाई कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर को फिल्टर सर्किट की तरह यूज करके ये जो रिपल्स बन रही थी, अब उन रिपल्स को भी क्या कर सकते हो? कांस्टेंट करंट में आप बदल सकते हो। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, आप थोड़ी सी मेहनत करोगे इजीली करके चले जाओगे। और इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, पूछा जाता है अक्सर। यहीं पर थोड़ी सी बात और करता हूँ, एक आज न्यूमेरिकल भी, कभी कभी इस पे कोई न्यूमेरिकल आ जाता है, पूछ लेते हैं, तो उसकी बात और थोड़ी सी की जाती है।
देखिए बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है। मान लो कोई न्यूमेरिकल दे दिया जाए ऐसे करके, जैसे ये कोई बैटरी लगी हुई है, 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी आपने, ये एक प्रतिरोध दे दिया, दूसरा एक प्रतिरोध मान लो इधर लगा दिया, ऐसे करके एक प्रतिरोध इधर है, एक प्रतिरोध इधर लगा रखा है, एक प्रतिरोध इधर लगा रखा है, ऐसे करके लगा रखा है आप, और सब एक एक ओम के हैं, एक ओम के हैं। और अब इस क्वेश्चन में तुमसे पूछेगा करंट बताओ परिपथ में कितनी होगी, तो आप टोटल रेजिस्टेंस निकाल लोगे, इधर से सॉल्व करोगे, यहां से यहां तक दोनों सीरीज में तो एक और एक 2, और फिर इसे एक के साथ पैरेलल में हो जाएंगे समांतर क्रम में, सही है ना, समांतर क्रम में हो जाएंगे तो 2 और 1 तो 1/2 प्लस 1/1 ये आ जाएगा 2, ये 1/r की वैल्यू होगी तो 2 1 प्लस 2 3/2 1/r की वैल्यू हो गई 2/3 ओम, यानी इतना सॉल्व हो गया यहां तक। अब एक ये और ये, तो फिर r डैश कितना हो जाएगा 1 प्लस 2/3 प्लस 1, 2 और 2 प्लस 2/3 तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2/3, 3 दूनी 6 तो 8/3 ओम, इतना रेजिस्टेंस आ गया। और अब आप करंट निकालना चाहते हो तो I = V/R डैश, V की वैल्यू कितनी है 6 वोल्ट, तो 6 वोल्ट बटे R डैश की वैल्यू 8/3, ऊपर पहुंच गया तो ये आ गया 6 18/8 एम्पियर करंट आ गई। तो ये सिंपल तरीका था, थर्ड चैप्टर में आपने पढ़ रखा है, ऐसे आप निकाल सकते थे, बस मैं तो कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूं। सपोज करो यहीं पर हमने एक क्या लगा दिया, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है ऐसे दिखा दिया, लेकिन यही हमने लगा दिया एक पीएन संधि डायोड, ये पीएन संधि डायोड लगा दिया, ये पी और ये एन, क्या होगा, अब क्या होगा भाई, तो हम देखेंगे कि ये फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है। तो अब आप देख रहे हो प्लस, यानी एन प्लस पे हो गया, पी माइनस पे हो गया, यानी ये हो गया रिवर्स बायस। अब रिवर्स बायस होता है तो करंट को नहीं जाने देता, इसका मतलब करंट जो यहां से आएगी वो इधर नहीं जाएगी बल्कि इधर से चली जाएगी ऐसे शॉर्ट में, तो ये वाले रेजिस्टेंस अब काउंट नहीं होंगे, बल्कि क्या बचेगा 1 2 और 1 3 केवल सीरीज में, और करंट I इक्वल हो जाएगा V/R, तो 6/1 2 3 यानी 2 एम्पियर करंट आ गई। तो समझ गए कि नहीं क्या यूज है इसका। तो रिवर्स बायस में होगा तो करंट को नहीं जाने देगा, उसको हटा दो वहां से, और अगर फॉरवर्ड बायस होता तो करंट को जाने देता, फिर उसी की तरह सॉल्व करते। अगर पीएन संधि डायोड का कोई प्रतिरोध दे दिया जाए तो उसको और शामिल कर देते, नहीं दिया जा रहा है तो उसको 0 मान करके सॉल्व कर लेते फॉरवर्ड बायस में। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो, और इसी के साथ आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट है। मेहनत करिए अच्छी तरीके से, मैं एक वीडियो और डालूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, और बाकी आप तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।